नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त तरुण आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट, और ये काफी ज्यादा चर्चित है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है कि रुपया का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर जाके पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूज है उन्होंने अपने हेडिंग के तौर पर इसको कवर किया हुआ है। तो इसके बारे में पूरी तमाम जानकारी आज हम लेने वाले हैं, पूरा A to Z विश्लेषण में करने वाला हूं और आप लोगों को पूरी एक एक चीजें बारीकियों से समझाने वाला हूं। यदि अभी तक आप सभी ने इसको कभी नहीं समझा होगा, यदि अभी तक आज तक आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। मैं पूरी की पूरी चीजें आपको वन बाय वन यहां पर एनालिसिस करके समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम मेजर तौर पर इन पॉइंट पर यहां पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, समझनी जरूरी है, और क्यों बार बार जो रुपी है वो नीचे गिर जाता है, क्यों डॉलर के मुकाबले इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है ना। आइए सबसे पहले हम यहां पर बातें करेंगे करेंसी, यानी कि इसको हम बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी यहां पर बातें कर लेते हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन। मैं यदि मुद्रा की या फिर करेंसी की मैं बातें करता हूं तो बेसिकली अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज होती है ना। जैसे हम इंडिया की यहां पर हमने बातें कर ली तो हमारा रुपीस हो जाता है, हमने अमेरिका की हमने यहां पर बातें कर ली तो डॉलर हो जाता है, ठीक है, यूरो हो जाता है, जेन हो जाता है, वोन हो जाता है, रेबल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी करेंसी है जो कि अलग अलग देशों की होती है। इसका जो आधार जो बनाया जाता है, जनरली कंपेयर किया जाता है एक करेंसी को दूसरी करेंसी से। यदि किसी एक करेंसी की वैल्यू 1 है और किसी दूसरे करेंसी की वैल्यू 1 से अधिक है, समझने की कोशिश करना, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कोई भी करेंसी है, जैसे हम डॉलर की हमने बातें कर ली तो $1 से हम कंपेयर करते हैं, और यदि हम रुपीस की हम बातें करते हैं 77 से पार पहुंच चुका है। मान लेते हैं कि एक समय था जब ये 70 रुपए हुआ करता था, ठीक है ना। मान लेते हैं यदि यहां पर 70 रुपीस हुआ करता था, तो जब यदि संख्या में हम देखेंगे, संख्या में इन द सेंस ये 1 है और ये 70 है, मैथ्स तो आप सभी को आता है, आप देखोगे तो बोलोगे कि सर 70 इज ग्रेटर देन 1। तो हमेशा याद रखना, जो बड़ा दिखता है वो हमेशा छोटा रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो संख्या में बड़ा दिखेगा, जो डिजिट में जो बड़ा दिखता है वो हमेशा कम रहती है उसकी वैल्यू, है ना। यदि मैं इसको बोलता हूं कि सर एक समय $1 की इज इक्वल टू यदि 80 रुपीस हो जाती है, इसका मतलब हो रहा है कि रुपया फिर से गिर रहा है। एक साधारण सा और एक सिंपल सा कंसेप्ट अपने को याद रखना है कि जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता दिखेगा वैसे वैसे रुपया गिरता दिखेगा। रुपए की जगह चाहे कोई और हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, चाहे वो वॉन हो सकता है, चाहे वो यूरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर यह भी संभव है कि एक समय, है ना, $1 इज इक्वल टू $80 हो जाए। हालांकि ऐसा सोच पाना या हो पाना काफी असंभव सा लगता है, लेकिन यदि ऐसा कभी होता है तो बिल्कुल पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि ये आपका $1 इज इक्वल टू हमेशा 80 रुपीस हो रहा है, ये उल्टा भी हो सकता है। ये तमाम चीजें, तमाम जानकारियां भी हम साझा करेंगे, एक साथ समझेंगे कैसे होता है ये। तो मैं जो सबसे पहला जो तथ्य, जो सबसे पहला जो चीज आपको समझाना चाहता हूं वो ये है मित्रों, कि यदि ये 70 रुपीस है और यदि 80 रुपीस अब हो जाएगा, या फिर कल के डेट में सर यदि ये 90 रुपीस हो जाता है, जैसे जैसे ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है 70, 80, 90 ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा रुपया जो है, हम बोलेंगे कि हमारा रुपया है वो गिर रहा है। अब रुपये का गिरना मतलब रुपए का क्या गिर रहा है, कुछ तो बोलोगे ना। जैसे आप बोलते हो वजन का बढ़ना, तो किस में बढ़ता है, वो किलोग्राम में बढ़ता है। वैसे रुपये का क्या गिरता है, तो रुपए की जो गिरती है वो गिरती है, मूल्य गिर जाती है। रुपए का मूल्य गिरता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है ना। अब ये कैसे होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि करेंसीज क्या चीज है। तो करेंसीज क्या होती है, किसी एक देश में चलने वाली कोई मुद्रा होती है। इंडिया की हमने बातें कर ली, रुपीस हो गया। अमेरिका की हमने बातें कर ली, यूएस डॉलर हो गया। यूएस डॉलर इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि डॉलर बहुत सारे अन्य देशों में भी चलती हैं, कहीं पर यूएस डॉलर है, कहीं पर कुछ और डॉलर है। रुपीस की भी यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो सर वो इंडियन रुपीस होती है, इसीलिए आप लोग उसको लिखते हो INR, है ना। आज मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी कि सिर्फ इसी लेक्चर में। बहुत सारे बच्चों का डाउट या क्वेरीज रहता है, सर एक ही साथ सारी चीजें आप एक ही लेक्चर में दीजिए करके, तो वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। तो INR मतलब क्या हो जाता है, इंडियन रुपीस हो जाता है। वैसे USD जब हम बोलते हैं उसका मतलब हो जाता है यूएस डॉलर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, क्योंकि केवल डॉलर नहीं होता, आपको पूरा बोलना होता है यूएस डॉलर, और केवल रुपये नहीं होता, आपको बोलना होता है इंडियन रुपी, क्योंकि आपका पाकिस्तान में भी रुपी चलता है, इंडोनेशिया में भी रुपी चलता है, और भी 2-4 देश हैं जहां पर रुपीस चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा लिखना जरूरी है। यहां पर INR मतलब ये जो दिख रहा है USD और ये जो दिख रहा है आपका ये INR है। तो सर यहां पर मैंने एक चीज आप लोगों को सबसे पहले बता दी, जैसे जैसे राशि बढ़ते जाएगी, 70 हो रही है, 80 हो रही है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो कम होते जा रही है।
अब आपको लगे कि सर ये वैल्यू कैसे कम हो रही है ना, यहां पर तो आप बढ़ रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हो कि सर वैल्यू कम हो रही है, ये कैसे हो रही है? आइए समझने की यहां पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये करेंसीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अलग अलग देशों की जो करेंसीज रहती है वो अलग अलग रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहां पर आप लोगों को मैं कुछ चीजें यहां पर दिखाना चाहता हूं, यहां पर बताना चाहता हूं। एक प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है ना, और इस प्रोडक्ट पर यदि आप देखेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन है, ये आपको मिल रहा है $35 में। कितने में मिल रहा है? $35 में। अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कैसे रुपए के गिरने से कैसे जो है ये हमारा नुकसान होगा या हमारा फायदा होगा, दोनों के दोनों हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। दोनों के दोनों चीजें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल मैं यह बताना चाह रहा हूं कि कोई एक वस्तु है जिसको हमने यूएस डॉलर में खरीदना है, ठीक है, या कहां पर ये आपका $35 है, सपोज हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आप मान के चलिए एक समय था जब $1 इज इक्वल टू कितना रुपीस हो रहा था? $1 इज इक्वल टू एक समय जब 70 रुपीस था, है ना। अब यदि मैं मान लेता हूं अब वर्तमान में $1 इज इक्वल टू कितना रुपीस हो गया? 80 रुपीस हो गया। आ रहा है समझ में? तो बेटा आप कुछ नहीं करना है, आपको $35 चुकाने हैं। तो वर्तमान में आपके पास तो डॉलर है नहीं, आप क्या करोगे जब आप ये चीज खरीदने जाओगे जो कि आपको बाहर से मिल रहा है, बाहर में यानी बोल सकते हो अमेरिका से मिल रहा है या फिर और कहीं दूसरे जगह से मिल रहा है, उसका जो अमाउंट है आपको किस में चुकाना है? उसका जो अमाउंट है वो पैसा आपको चुकाना होगा डॉलर में। अभी समझना, मैं पेट्रोल पर भी आऊंगा, है ना। आपको चुकाना होगा डॉलर में। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो $35 आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको $35 नजर आ रहा है, उसके लिए यदि आपके पास 70 रुपीस का रेशियो है, तब आपको 35 दूनी 70 रुपये, 35 गुणा 70 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप निकाल लेना कितना होता है। इसके बाद यदि मैं बातें करता हूं अब कंडीशन में, ये पहले का कंडीशन था, अब चूंकि मेरे पास $1 इज इक्वल टू 80 रुपीस हो चुका है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, 80 नहीं हुआ, अभी 77 चल रहा है, 77 पॉइंट समथिंग चल रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यदि $80 हो जाता है, तब अब मुझे सेम प्रोडक्ट के लिए यानी कि इसी आइटम के लिए कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? 35 इंटू 80 रुपीस। ध्यान से समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। इन्होंने अपना रेट नहीं बढ़ाया है, उन्होंने अपना रेट है उतना ही रखा है। कितना रखा है? $35। लेकिन अभी आप लोगों को, है ना, कुछ समय पहले आप लोगों को 35 इंटू 70 रुपीस पे करने होते थे। क्यों? बिकॉज $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस होता था। अब ये $1 इज इक्वल टू 80 रुपीस हो चुका है, इसलिए अब आपको 35 इंटू 80 रुपीस जो है वो पे करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसी को मैं पेट्रोल के तौर पे उदाहरण के लिए पे चलता हूं। पेट्रोल जो हम खरीदते हैं, एक तो लीटर, है ना, प्रति रुपीस या फिर रुपीस प्रति लीटर में हम नहीं खरीदते। 101 रुपीस प्रति लीटर, 1010 रुपीस प्रति लीटर, इसमें हम रुपीस प्रति लीटर में हम नहीं खरीदते, हम उसको डॉलर पर बैरल में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं? डॉलर पर बैरल। अच्छा सर, अब लीटर और बैरल में तो ऐसा कुछ खास अंतर नहीं, केवल उसके मापने का अंतर है, मतलब बैरल में ज्यादा आता है, लीटर में कम आता है, वो अलग बात है। लेकिन डॉलर और रुपीस में जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि डॉलर में अब हमको यही चीज क्या होगा, हम चूंकि डॉलर में खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा किस में देना पड़ेगा? हमको रुपीस में देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? हम खरीद डॉलर में रहे हैं, यानी कि डॉलर के हिसाब से खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा तो हमको रुपीस के तौर पे देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियंस के पास क्या रहता है? रुपीस रहता है। हम इंडियन के पास क्या रहता है? रुपीस रहता है। और जो जहां से हम खरीद रहे हैं उनके पास डॉलर होता है। सर डॉलर भी क्यों होते हैं बिक्री, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। केवल इतना समझिएगा कि जो बाहर का जो आइटम है उसको हमको डॉलर में खरीदना होगा, है ना। दैट इज वाई अब हमको समान एक ही चीज के लिए, सेम मटेरियल के लिए हमको अधिक पैसा देना पड़ेगा। कब? जब रुपए, सॉरी, जब ये जो रुपया है आपका नीचे गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, है ना, तब सर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएगी कि बाहर से जो हम चीजें मंगा रहे हैं, यानी कि जिन चीजों को हम इंपोर्ट करने वाले हैं, वो अब महंगी हो जाएगी। पहला अंतर ये समझने की कोशिश करिएगा। मतलब जब आपका रूपी गिरना स्टार्ट हुआ, है ना, जब आपका रुपया गिरना स्टार्ट हुआ, जब इसकी वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हुई, जब रुपया कमजोर हुआ, ये वही सारी की सारी तथ्य एक ही हैं। जब रुपया कमजोर हुआ, है ना, तो जो हम आयात कर रहे हैं, जिन चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीजें क्या हो गई? हमारे लिए महंगी हो गई। आया समझ में? वो चीजें हमारे लिए महंगी हो गई। अब आप बोलोगे सर क्या हमको केवल आयात में फर्क पड़ता है क्या? निर्यात से इसको फर्क पड़ता है कि नहीं? जी हां सर, निर्यात से भी इसको फर्क पड़ेगा। अब एक प्रश्न पूछा गया था, काफी बेहतरीन प्रश्न है, मैंने अपने स्टेशन में भी करवाया है। व्हाट इज द मेजर एम ऑफ डी इवैल्यूएशन या फिर डिवैल्यूएशन? ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था, है ना, कि डिवैल्यूएशन का यानी कि मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, तो मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था,
कमेंट जरूर करिएगा यदि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो मेरे टेलीग्राम पर भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन एमसीक्यू करवाया था और एक सेशन में मैंने इसको करवाया भी था, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनको बिल्कुल पता होगा इसके बारे में। तो मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वहां पर मैंने पूछा था निर्यात को प्रोत्साहित करना, एक्सपोर्ट जो आपका इंकरेज द एक्सपोर्ट, या फिर सर आयात को प्रोत्साहित करना, मतलब आपका इंपोर्ट जो रहता है सर उनको इनकरेज करना, या फिर निर्यात और आयात दोनों को प्रोत्साहित करना, या फिर दोनों को हतोत्साहित करना, इनकरेज करना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, या फिर डिस्करेज करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सपोर्ट को इनकरेज करना। क्यों, देखिए जब रुपया कमजोर हुआ तब आपका आयात पर फर्क पड़ा, यानी कि आप आयात जो है सर वो महंगे हो गए। आ रहा है समझ में, आपकी जो आयात हैं यानी कि आपकी जो इंपोर्ट है सर वो आइटम्स क्या हो गए, वो महंगे हो गए, वो क्या हो गए, महंगे हो गए। अब एक चीज समझिए, अभी सेम कंडीशन मान के चलिए, है ना, $1 इज इक्वल टू कितना रुपीस था, यहाँ पे 70 रुपीस था। अभी $1 इज इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं अपन, ये मान ले रहा हूं ना, बार बार बोल रहा हूं, ये अपन मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं 80 रुपीस है। अब एक चीज बताइए बेटा, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीस है, आपसे कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जो आपसे कुछ आइटम खरीदना चाहता है, अच्छे से समझना इस कहानी को, बाहर का अमेरिका का कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपसे कोई चीज परचेस करना चाहता है। अमेरिका का जो व्यक्ति है डायरेक्टली तो आपसे परचेस करेगा नहीं, किसी न किसी माध्यम से परचेस करेगा। तो जैसे आप जब किसी चीज को परचेस करते हो तो आप अपना रुपया खर्च करते हो, बड़े ध्यान से समझते हैं इस चीज को। जैसे आप कोई चीज, जैसे कि आपने ये बॉटल खर्च किया, सॉरी आपने ये बॉटल परचेस किया, है ना, आप इसको रुपीस में परचेस करोगे, चाहे वो यहां इंडिया का हो चाहे कहीं भी देश का रहो, आप अपना रुपया ही दोगे उसको, है ना, या फिर आप अपने रुपीस को डॉलर के रूप में एक्सचेंज करोगे, उसके बाद ही आप खरीद पाओगे उसको। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जेब से रुपया जाएगा। उसी प्रकार से जब ये अमेरिका व्यक्ति, जो अमेरिकन व्यक्ति है, अमेरिकन महिला है या अमेरिकन जो भी पुरुष है, जब आपसे कुछ चीज खरीदेगा या हमारे इंडिया से कोई चीज खरीदेगा तो वो अपने पैसे जो है वो डॉलर के रूप में खर्च करेगा। आई बात समझ में, यानी कि सर वो अपने कुछ डॉलर हमको देगा, ठीक है, अपने कुछ डॉलर हमको देगा और उसके बदले उनको रुपया मिल जाएगा, या सॉरी उसके बदले उनको सामान मिल जाएगा। अब एक चीज बताओ, सपोज उस व्यक्ति ने हमको $100 दिए, $100 में हमने उससे कुछ खरीदा, सॉरी उसने हमसे कुछ खरीदा, $100 में एल्बर्ट करके या डेविड करके कोई व्यक्ति, उसने कुछ इंडियन आइटम खरीदा, इंडिया से कुछ सामान उसने खरीदा। $100 जब इन्होंने दिए तब उस समय हमको $100 के बदले हमको कितने मिलते थे, 700 रुपीस मिलते थे। ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। उस समय जब उन्होंने $100 रुपए दिए, या $100 उसने दिए, तब हमको 700 रुपया मिला। अब ये व्यक्ति जो है अगेन $100 देगा, लेकिन अब इसको कितना मिलेगा, अब $100 के बदले इसको कितना मिल जाएगा, 800। आ रहा समझ में, $100 अभी भी देगा वो, है ना, $100 अभी भी उसको खर्च करने हैं, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 800 रुपीस। मतलब ऐसा इंडियन व्यक्ति, ऐसा भारतीय नागरिक, या फिर कोई भी बोलो इंडिया की कंपनी, है ना, उनके पास अब उस $100 के लिए 800 रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि अब प्रति डॉलर कितना हो रहा है, 80 रुपीस हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी चीज का निर्यात करते हैं, यदि हम किसी चीज का निर्यात करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो खर्चा या फिर हमारा जो रुपया है वो हमको ज्यादा मिलता है, रुपीस हमको ज्यादा मिलते हैं, और जो ज्यादा रुपया मिलेगा तो हम उसको अलग अलग चीजों पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सर अभी केवल आप मान के चले हम $100 की हम बातें कर रहे हैं, इसी को आप $100 बिलियन कर लो, यहां पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जब भी है ना, जब रुपीस गिर जाता है या फिर जो भी करेंसी आपकी गिर जाती है, ऐसे केसेस में आयात हमारे लिए महंगा हो जाता है, यानी कि आयात पर हमको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, और सर निर्यात हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। मतलब इसके दोनों आपके इंपैक्ट और दोनों के दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दैट इज वाई इसको बोला जाता है, बेटा याद रखना, इसको कई बार बोल देते हैं हम लोग डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि सर ये दो धारी तलवार की तरह होती है। कैसी होती है ये, दो धारी तलवार की तरह होती है, समझना, ठीक है। दो धारी तलवार क्यों बताया, क्योंकि आयात करने से क्या होता है, वो कोई चीज है वो महंगी मिलती है हमको पहले की तुलना में, और निर्यात करने पर हमको क्या मिलता है, अधिक पैसा मिलता है, ठीक है ना, अधिक पैसा पहले के कंपैरिजन में। पहले 700 रुपए मिलता था, अब हमको 800 रुपया मिलेगा, यानी कि हम जितना ज्यादा निर्यात करेंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा, ठीक है। तो यहीं पर एक चीज हमको समझना होगा, ट्रेड डेफिसिट, यानी कि सर इसको हम बोलते हैं व्यापार घाटा। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या है, मैं यही समझाता हूं आप लोगों को। व्यापार घाटे का मतलब क्या होता है ना, यहां पर हमने देखा इंपोर्ट यानी कि सर आयात, और यहां पर हमने देखा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, ठीक है। इंपोर्ट यानी कि आयात और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। यदि हमारा इंपोर्ट अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट कम है, ठीक है ना, यदि हमारा आयात अधिक है, ठीक है,
और यदि हमारा निर्यात कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं बेटा, ऐसी स्थिति में होता है हमको ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा। कहने का तात्पर्य यही हुआ, यदि हमने $200 का आयात किया और सर यदि हमने $150 का निर्यात किया तो ओवरऑल हमने क्या किया, ओवरऑल हमारे पास हो रहा है $50 का आयात। ओवरऑल की मैं बातें करूं, एक है प्लस को रखोगे, एक को माइनस रखोगे, आमदनी और खर्चे, है ना, दोनों को आप बैलेंस करके चलिएगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होता है ना, मतलब खर्चे अधिक अधिक हो रहे हैं तो आपका घाटा हो रहा है। सिमिलरली यहां पर यदि हम बातें करते हैं तो $200 का हमने आयात किया, $150 का हमने निर्यात किया, तो क्यूमुलेटिव यदि मैं निकालूंगा, है ना, मूल रूप से तो $50 का समथिंग आयात मिल रहा है। और $50 का आयात होना इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा घाटा होना, क्योंकि मैंने बता दिया ना, जैसे रुपीस गिरेगा, जैसे रुपीस डाउन होगा तो आपका निर्यात ही फायदेमंद देगा, यानी कि निर्यात ही फायदा देगा, आयात जो है वो आपको घाटा देगा। आइए सर बाकी चीजें यहां पर हम समझने की और कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को ये दोनों चीजें बता दी, है ना, ये डबल एज बताया मैंने, मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन बताया। ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज है ये, क्योंकि जब डिवैल्यूएशन मैंने बोला तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है सर डिवैल्यूएशन होता क्या चीज है ना। इसके पहले आप लोगों को दो चीजें और समझनी होगी, एक होता है डिप्रिसिएशन होता है और एक होता है आप लोगों का एप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या है, इकोनॉमी में आप लोग जनरली पढ़ते होंगे, जब हम एनएनपी वगैरह की जब हम बातें करते हैं या फिर सर हम जीडीपी जीएनपी की ये सब की जब हम बातें करते हैं, वहां पर हम डिप्रिसिएशन जो वर्ड है यानी कि मूल्यह्रास है वो हम यहां पर पढ़ते हैं। मूल्यह्रास मतलब सर किसी वस्तु का जो मूल्य है या फिर मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरना, मूल्य गिरना। कैसे गिरेगा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, यदि किसी चीज को लेने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज उसी चीज को लेने के लिए यदि 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, है ना, ये कब होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, यदि डॉलर के मुकाबले आपका रुपया जो कमजोर होगा तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। इस स्थिति को हम बोलते हैं मूल्यह्रास या फिर डिप्रिसिएशन, है ना। यानी कि डॉलर कभी अभी एक $1 इज इक्वल टू यदि 70 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है आपका रुपया गिर रहा है और इस रुपए के गिरने को ही बोलते हैं मूल्यह्रास यानी कि मूल्य गिरना। इंग्लिश में हम इसको जानते हैं डिप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। यदि कल के डेट में $1 इज इक्वल टू अभी 80 है और वो $1 इज इक्वल टू यदि 70 रुपीज हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, तब हम बोलेंगे इसको एप्रिसिएशन यानी कि मूल्य में वृद्धि हो गई। ये कैसे होता है, ये मार्केट के आधार पे होता है। अब मार्केट के आधार पे कैसे होता है, आइए इसको समझने के लिए हमको एक और टर्म है वो समझना होगा, वो है आप लोगों का फॉरेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हिंदी में बोलते हैं इसको विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार, है ना। और यदि आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा होगा तो मैंने इस बार भी पढ़ाया था, लगातार हम पिछले कुछ वर्षों से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है विदेशी मुद्रा भंडार, और विदेशी मुद्रा भंडार में हम जनरली किसको संचित करके रखते हैं, डॉलर को रखते हैं। अब प्रश्न यहां पर आता है सर डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है, डॉलर को हम इतना महत्व क्यों देते हैं, सारी खरीद फरोख्त जो है वो डॉलर में क्यों करी जाती है। इसके पीछे का कारण ये है, आप सभी को पता होगा विश्व के जितने भी बड़े वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे आईएमएफ की मैं बातें कर लूं, वर्ल्ड बैंक की बातें कर लूं, इवन हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी यहां पर हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का वहां पर दखल है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जहां पर अमेरिका ने अपनी दबदबा, अपनी जो छाप है वो बनाए रखी है। अमेरिका के बिना इंटरफेयर के उन चीजों पर कुछ हो पाना या उन चीजों का निगमन कर पाना, उन चीजों को सोल्यूशन दे पाना मुश्किल होता है। अमेरिका ही एक ऐसी मतलब एक ऐसा देश है, एक ऐसा कंट्री है जो कि सब जगह अपना कंट्रोल करके बैठा है। तो लोगों को ऐसा बिलीव है, ऐसा विश्वास है कि बाकी देश भले आपके क्या बोलते हैं कंगाल हो जाएंगे, लाइक अभी श्रीलंका जैसे देशों की हमने बातें करी, लेकिन अमेरिका ऐसा है कि जो कभी कंगाल नहीं होगा। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बड़ा भंडार उसके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, अमेरिका को ही हम लोग मान के चलते हैं कि भैया ये जो रहेगा ना, यदि हमने अमेरिकन डॉलर में कुछ चीजें खरीदी या फिर ये चीजें करी तो हम सेफ रहेंगे। जैसे आप गवर्नमेंट की आप बातें करते हो, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आप बातें करते हो, कुछ चीज लेने देने से पहले आप उन चीजों पर बिलीव करना पसंद करते हो या फिर उन चीजों को लेना पसंद करते हो जिस पर ट्रस्ट है, जिस पर आपको भरोसा है। जैसे कि हम बड़े ब्रांड्स की हम बातें कर लेते हैं, कुछ आइटम खरीदते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या गाड़ियां खरीदते हैं, तो हम ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हो जाए,
जब सब रूप से खत्म हो जाएगा तो अंतिम रूप में ये खत्म होगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन जा सकता है ये हम देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जो अमेरिकन डॉलर है उस पर पूरी दुनिया के लोग बिलीव करते हैं, इसलिए अधिकांश जो खरीद फरोख्त है आपका डॉलर में होता है। ठीक है, तो हम भी, हमारे पास भी बहुत सारी चीजों को हम लोग डॉलर के रूप में जमा करते हैं। अच्छा सर, अब एक और न्यूज आपने अभी सुना होगा कि रेपो रेट को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। जो आप लोगों का रेपो रेट रहता है, पॉलिसी रेपो रेट, उसको बढ़ाया गया। उसको बढ़ाने के पीछे का क्या कारण था? उसको बढ़ाने के पीछे का कारण यह था कि लोगों के पास पैसा अधिक हो गया था। लोगों के पास पैसा अधिक हो गया था, मार्केट में मनी का फ्लो अधिक हो गया था। सरकार चाहती थी कि मनी का फ्लो जो है वो कम हो जाए, है ना। सरकार चाहती थी कि मनी का फ्लो कम हो जाएगा। मनी का फ्लो जब कम होगा तो लोग जो है ना पैसे लगाने बंद करेंगे। सीधी सी बात है, जब लोन बढ़ जाएंगे तो लोग हैं लोन कम लेना बंद करेंगे, और लोग लोन कम लेना बंद, मतलब लोग जो है लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब डॉलर जो है सर वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है और रुपीज लगातार गिर रहा है, तो कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि अपने जितने भी लोग यहां पर है ना, इन लोग क्या करेंगे सर, इन लोगों के पास है डॉलर, है ना, अपने पास डॉलर में इन लोग कुछ ना कुछ रखे हुए हैं। जैसे मैं, मोहन, सुनीता, जो भी वॉटेवर आप मान के चलो, डॉलर में कुछ ना कुछ उनके पास रिजर्व रखा हुआ है, कोई चीज है जो कि जिसकी वैल्यू डॉलर पे है। तो इन लोग देखेंगे कि यार $1 के बदले 70 रुपए मिल रहा है, अभी $1 के बदले 80 रुपए मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मार्केट में वैसे भी मनी फ्लो रुका हुआ है, मैं एक काम करता हूं, मैं अपना डॉलर बेच देता हूं, उसके बदले में रुपए ले लेता हूं। तो आरबीआई जो है वो क्या करते हैं, रोल ऑफ आरबीआई यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई जो रहती है लोगों से डॉलर खरीदना स्टार्ट करेगी, जिनके पास डॉलर रहेंगे उनको वो लेना स्टार्ट करेगी। ठीक है, आरबीआई अपने पास डॉलर इकट्ठे करते चले जाएगी, और इस प्रकार से इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी सर इसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। और इसके बदले इनको रुपया दिया जाएगा। किनको रुपया दिया जाएगा? जिन लोग डॉलर हमको बेच रहे हैं। डॉलर बेचने का संदर्भ केवल इतना है बेटा, बस ऐसे मान के चलो, जैसे ताजमहल यदि आपको बेचना है, लाल किला यदि आपको बेचना है, उदाहरण के तौर पे ना, वैसे बेचा नहीं जाता, तो किसमें बिकेगा वो बिकेगा आपका रुपीस में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें जैसे व्हाइट हाउस की आपने बातें कर ली, व्हाइट हाउस किसी इंडियन के नाम पे है, हालांकि सरकार नहीं खरीदेगी, इंडियन गवर्नमेंट उसको खरीद के क्या करेगी, मैं केवल उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू डॉलर पे है, कोई भी चीज आप मान के चलो, कोई भी चीज या कोई भी जो भी, या फिर आप मान के चलो इस व्यक्ति के पास खूब सारे डॉलर रखे हुए हैं, वो बाहर काम करता है, अमेरिका में काम करता है, जो भी है, उसके पास बहुत सारे ऐसे पेटी पेटी डॉलर रखा हुआ है। वो सरकार को बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट को, भैया एक काम करो, डॉलर तुम रख लो, है ना, मेरे को उसके बदले रुपए दे दो। क्यों मांगेगा ये? क्योंकि इसको पता है अब रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है। इसके संदर्भ में ना, एक्चुअल मार्केट में तो देखेंगे तो रुपए तो डीवैल्यूएट हो चुका है, रुपए की वैल्यू डाउन हो चुकी है। बट चूंकि अभी इस व्यक्ति को साल भर पहले $1 के पीछे 70 रुपए मिलता था, अब इस व्यक्ति को $1 के पीछे 80 रुपए मिलेगा, तो वो चाहेगा ना भाई कि उसका पैसा जो है वो रुपीस में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो सके। तो वो इस माहौल का फायदा उठाता है, और देखो किसके पास जाके बेचेगा, आपके पास तो जाके नहीं बेचेगा, मेरे पास तो जाके नहीं बेचेगा, वो सीधा आरबीआई के पास बोलेगा कि भाई ऐसी बात है कि तुमको डॉलर चाहिए, तो आरबीआई बोलेगी कि हाँ मेरे को डॉलर चाहिए, वो आरबीआई ये डॉलर को रख लेगी। तो एक प्रकार से ये इनकी भी नीति रहती है, जब रुपए का जो वैल्यू जो है सर लगातार गिरते जाता है, यानी कि डिप्रिशिएशन होते जाता है, तो आरबीआई अपनी विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसको बढ़ाते चलती है, लोगों से खरीदते चलती है। ठीक है, अब एक और अंतर आपको समझना होगा, वो अंतर यह है कि यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है डीवैल्यूएशन, है ना, डीवैल्यूएशन। अब ये डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में अंतर क्या होता है, आइए समझते हैं। डिप्रिसिएशन रहता है ना, ये मार्केट तय करता है, डिप्रिसिएशन रहता है ये मार्केट तय करता है। मार्केट कैसे तय करेगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो लोगों के पास होता है कंट्रोल, $1 किसके पास है, इंसान के पास है, और कितने सारे इंसान है, कोई भी इंसान हो सकते हैं, और इंसान क्या चलाएंगे बेटा, इंसान चलाएंगे मार्केट, इंसान क्या चलाएंगे, इंसान चलाएंगे मार्केट, है ना। दूसरा यदि मैं बातें करूं आप लोगों को, तो $1 किसके पास रहेगा, $1 मतलब डॉलर की कुछ संख्या आरबीआई के पास रहेगी। अब यहां पर बहुत सारे इंसान हैं, ये जो इंसान हो सकते हैं इंडियन भी हो सकते हैं बाहर वाले भी हो सकते हैं। यदि उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और इनको ऐसा कुछ सिचुएशन नजर आता है कि अब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं, इन लोग यहां से अपना हाथ खींच लेंगे। यहां से जब इन लोग अपना हाथ खींच लेंगे तो रुपए क्या हो जाएगा, ऑलरेडी रुपए का जो मूल्य है या रुपए की जो वैल्यू डायरेक्टली डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा वहां से निकाल लिया।
आ रहा है समझ में? उन्होंने अपना पैसा वहां से खींच लिया। अब इसकी तुलना में मार्केट के कारण पैसा जो रुपया है वो डाउन हो रहा है, मतलब डॉलर और रुपए का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? मार्केट के अप एंड डाउन होने के कारण बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में भी आपने देखा कई बार, शेयर मार्केट अलग से कहानी, उसको मैं कई बार अपने दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं, उसको आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा, या फिर आने वाले किसी और लेक्चर में हम उसको बता देंगे, है ना। तो शेयर मार्केट के कारण भी अप एंड डाउन होता है। ऐसी स्थितियों में क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, यानी कि सर जिसका वैल्यू डाउन हो रहा है, यहां पर रुपए का वैल्यू डाउन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रुपए का मूल्य गिरना, अवमूल्यन होना, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन होना, मूल्य गिरना। अब हम बातें कर लेते हैं सर, ये हम बातें करेंगे डिवैल्यूएशन की, यानी कि इसमें बोलते हैं हम लोग अवमूल्यन। जब सरकारें इसको तय करती हैं, याद रखना, अब सरकार तो नहीं करेगी, बेसिकली आरबीआई के थ्रू सरकारें करती हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। आरबीआई के थ्रू सरकारें, जब सरकारें ये तय कर ले कि हाँ अब हमको जो डॉलर है ना, $1 इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं 90 रुपीज, ये सरकारें तय कर दी। मार्केट के आधार पे तय हो रहा नहीं हो रहा है, बात की बात है। यदि सरकारों ने तय कर दिया, कोई भी सरकार हो, जैसे अभी श्रीलंका में आई स्थिति, श्रीलंका को करना पड़ा अवमूल्यन। हमारे पास ऐसी स्थिति आई थी, कब आई थी याद करो, 1991 पे, 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की नीति जब आई थी, उस समय भी स्थिति आई थी, तब भी हमने अवमूल्यन किया था। इसका बोलने का मतलब यह है, सरकार जब स्थितियों को सुधारने के लिए, जब बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती, जब लगता है कि अब कुछ ना हो पाएगा, तब सरकार अपने से इसको क्या कर लेती है, रुपए के वैल्यू को डाउन कर देती है, तब हम उसको जानते हैं अवमूल्यन के नाम से, है ना। मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अंतर आप लोगों को समझ आ गया होगा, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और ये आपका अवमूल्यन, यानी कि सर ये आपका डिवैल्यूएशन, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जिसको हमको समझनी आवश्यक थी, समझना इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का अन्य कोई डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे और अन्य वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर करना जरूर करिए, ना भूलिए। मिलते हैं हम किसी और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।